नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और साथ ही आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की भी तैयारी बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को सर्वविदित है, इस चैनल के माध्यम से उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा विषय राजनीतिक विज्ञान की मैंने यहाँ पर क्लासेस प्रारंभ की हुई हैं। आज इसी कड़ी में मैं आप लोगों के सामने एक महत्वपूर्ण श्रृंखला आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूँ। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। देखिए, मैंने इससे पूर्व जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर का जो सेशन बी है वो आपके सामने रखा और यहाँ पर आप देख पा रहे हो यूनिट पहले मैंने आपके सामने रख दी और इससे संबंधित जो प्रश्नोत्तरी है वो भी आपके सामने विस्तार से रख दिया। आज मैं बात करूँगा यूनिट 2 की बात करूँगा। यूनिट 2 में पहले मैं आपको सिर्फ जो संगठन के सिद्धांतों के बारे में बताऊंगा। पहले जब हमें संगठन के सिद्धांत जब पता होंगे तब जाके हम सूत्र और स्टाफ, पद, सोपान, आदर्श, एकता, नियंत्रण ये क्षेत्रों के बारे में हम अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। पहले है जो हमारी प्राथमिकता है वो संगठन के सिद्धांतों को समझना अत्यंत अनिवार्य है। संगठन किसे कहते हैं, क्या है, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये मेरे द्वारा नोट्स बनाए गए हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए होंगे तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। अब मैं जो बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो संगठन की जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने आपको बताया कि संगठन के सिद्धांतों के बारे में कहा, संगठन के बारे में बात कर रहा हूँ। संगठन, उसका अर्थ है, उसका परिभाषा, उसके महत्व और उसके सिद्धांतों के बारे में यहाँ पर मैं चर्चा करूँगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि संगठन का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, संगठन वह आधार है जिस पर प्रबंधन का संपूर्ण ढांचा खड़ा होता है। अगर मैं कहूँ तो संगठन होता है किसी भी क्षेत्र में, अगर मैं जहाँ संगठन की बात आती है तो वो उसकी कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी उसे कहा जाता है, बैकबोन के रूप में हम उसको जानते हैं। तो संगठन वह आधार है जिस पर प्रबंधन संपूर्ण रूप से टिका हुआ होता है। संगठन का एक आधार होता है जो क्या होता है, किसी प्रबंधन, किसी ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो उसकी रीढ़ की हड्डी होता है, उस पर खड़ा होता है। संगठन का संबंध एक ऐसी रूपरेखा तैयार करने से है जहां उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति सुगम बनाने के लिए समग्र कार्यों को प्रबंधी घटकों में विभाजित किया जाता है। देखिए, जब हम संगठन की बात करते हैं तो संगठन को विभिन्न स्तरों पर या उसके चरणों पर उसको विभाजित किया जाता है, जिसके संगठन मजबूत हो और संगठन की जो लक्ष्य हैं, जो उसके उद्देश्य हैं, उसको प्राप्ति करने में संगठन को ज़्यादा मेहनत या कहें उस पर ज़्यादा फोकस ना रखना पड़े और अब उसके जो स्टेप चरणबद्ध तरीके से वो अपने लक्ष्यों की परिपूर्ति के लिए आराम से उन परिपूर्ति लक्ष्यों को सफलता से पार कर सकता है या कहीं उसको प्राप्त कर सकता है। संगठन, इस प्रकार संगठन वह संरचना या तंत्र है जो जीवित प्राणियों को एक साथ मिलकर काम करने में सक्षम बनाता है। देखिए, संगठन किसी एक व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं संचालित होता है। संगठन चलाने के लिए एक बहुत बड़ी बॉडी कार्य करती है या कहें उसमें अगर मैं कहूँ अलग अलग पद होते हैं, अलग अलग सोपान होते हैं। उसके अगर मैं बात करूँ, कोई अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, मंत्री होता है, महामंत्री होता है, जिला अध्यक्ष होता है, उप मंत्री होता है और साथ ही अगर मैं कहूँ उसमें कोषाध्यक्ष होता है, सचिव होता है, महासचिव होता है। ये अलग अलग पदों को उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जिससे कि संगठन की विश्वसनीयता बने रहे और साथ ही संगठन में एकता और साथ ही जो उसके लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति करने में सरलता यहाँ पर हो। और ये जो संगठन होता है वो किसी व्यक्ति विशेष द्वारा ही संचालित किया जाता है। जो जीवित प्राणी होते हैं, जीवित प्राणी में मनुष्य होता है जो संगठन को क्या करता है, संगठित करता है। अगर मैं कहूँ अगर पूरे प्राणी जगत की अगर बात करूं तो प्राणी जगत में भी मनुष्य नहीं है, उसमें जीव जंतु भी एक संगठन बनाकर कार्य करते हैं। जैसे अगर कहें मधुमक्खी की अगर मैं बात करूं, मधुमक्खी संगठन के तौर पर कार्य करके अपने छत्ते को बनाती हैं, उसमें लावा पैदा होते हैं और साथ ही उनमें जो भोजन एकत्र करने की एक संगठन के द्वारा उसको निर्मित किया जाता है। उसी तरीके से अगर मैं कहूँ जंगली जानवर की बात करूँ, जैसे आपके भेड़ियों की बात करूँ या फिर आपके विंडवीज की बात करूँ या हिरन की बात करूँ या फिर शेर जो शिकारी होता है वो भी क्या करता है, झुंड में एक संगठन बनाकर क्या करता है, किसी शिकार को गश्त के साथ उसको क्या करता है, निपटाने का प्रयत्न करता है। जब संगठन एकजुट होकर कार्य करता है तो उसकी सफल होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। तो इसीलिए संगठन का अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान होता है या कहें संगठन क्या होता है, एक महत्वपूर्ण रीढ़ की हड्डी के समान इसको माना जाता है। और स्थिति, अर्थ, संगठन और संरचना और तंत्र जिसका संचालन व्यक्ति समूहों द्वारा किया जाता है, ठीक है।
कोई भी संगठन को हम निर्मित करते हैं तो उसमें व्यक्तियों की जो सहभागिता है वो प्रमुखता से महत्वपूर्ण हो जाती है। और जो एक समान लक्ष्य, जो समान लक्ष्यों को मिलकर काम करते हैं, हमने कहा जैसे बीजेपी है, बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के समझ आई है 2014 के बाद। अगर आप देखोगे तो एक संगठन के रूप में अगर कहें, राष्ट्रीय स्तर पर अगर कहें, राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन के जो अध्यक्ष हैं और साथ ही जो ग्राम स्तर पर अगर कहें जो बीएलओ जो उसका जो कार्य करता है, वो एक रणनीति के तहत क्या करती है, बीजेपी को जिताने का कार्य कर रही है। और संगठन के ही बलबूते आज बीजेपी अन्य जो तमाम राज्यों में अपना वर्चस्व बनाए बैठी है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी अपने संगठन के ही बलबूते आज वो प्रधानमंत्री, तीसरे बार प्रधानमंत्री के पद की शपथ उन्होंने जिस तरीके से ग्रहण करी है और जिस तरीके से जनता को अपने जो वादों पर या कहीं विश्वासों पर लेने का कार्य करते हैं, वो संगठन कार्य करता है, वो जमीनी स्तर पे कार्य करता है। ये नहीं कि हवा हवाई आए तो संगठन जमीन पर जब कार्य करता है तो उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है, किस तरीके से हमने संगठन को चलाना है, किस तरीके से ग्राम स्तर पर, उसके जनपद स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और राज्य स्तर पर और साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से कार्य करेगा, यह संगठन को तय करना होता है। संगठन के उदाहरण निगम सरकारें, गैर सरकारी संगठन और सशस्त्र बल और गैर लाभ सरकारी संगठन आदि होते हैं। जैसे मैं आर्मी की बात करूं तो आर्मी में भी क्या होता है, संगठन एक साथ मिलजुल कर, जब जैसे हमने कारगिल का युद्ध जीता है, 1962 का युद्ध जीता, ये जो तमाम युद्ध है ना, और जो ये सभी क्या करते हैं, चाहे सरकारी तौर पे कहे संगठन वहाँ पर भी बनते हैं। जैसे आपके राजकीय शिक्षा संगठन की बात करें, कर्मचारी मिनिस्ट्री संगठन की बात करें, अलग अलग तौर पर हर जगहों पर आपको देखने को संगठन मिलेगा, चाहे वो गैर सरकारी हैं, सरकारी हैं, और साथ ही सशस्त्र बलों की बात करें, गैर लाभकारी जो संगठन होते हैं, तो वो आदि मिलकर ये संगठन को ये बनाते हैं। तो मैंने आपके सामने संगठन के अर्थ को आपके सामने रख दिया कि संगठन होता क्या है। अब मैं यहाँ पर आप बात करूंगा तो कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, संगठन शब्द का प्रयोग अलग अलग तरीके से 4 प्रकार से किया जाता है। अगर मैं कहूँगा संगठन को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है तो आपको पता होना चाहिए 4 प्रकार से विभाजित किया गया। संगठन पहला जो अलग अलग तरीके से विभाजित किया है, पहले देखो संगठन संबंधों के ढांचे के रूप में संगठन, दूसरा है संगठन एक प्रतिक्रिया के रूप में, तीसरा है संगठन के रूप में संगठन एक प्रणाली के रूप में संगठन, और अगर चौथे की बात करूं संगठन को व्यक्तियों के समूह के रूप में। अब हम जो बात करेंगे संगठन के ढांचे के रूप में, संगठन की जब मैं बात करता हूं, संगठन से तात्पर्य ये क्या होता है, विभिन्न नौकरी पदों के बीच संरचना, अंतःक्रिया जो कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाई जाती है। संबंधों के साथ, मगर संबंध में ना आपसी तालमेल के साथ, जैसे किसी सरकारी पदों पर कार्य करते हैं कर्मचारी, तो आपसी ही सहयोग के साथ मिलकर वो किसी चीज़ को संपादित, किसी टास्क फोर्स को टारगेट करके या किसी योजनाओं पर कार्य करते हैं, उसको परिभूत करते हैं या कहें उसको सफलता के तरह उसको देखते हैं। ठीक है, ये चीज़ होती है। और वहाँ अगर मैं बात करूँ संगठन एक प्रतिक्रिया के रूप में, संगठन को एक गतिशील क्रिया और प्रबंधीय गतिविधि के रूप में देखा जा सकता है, जो कंपनी के संसाधनों के उपयोग में योजनाओं को बनाने के लिए महत्वपूर्ण। देखिए संगठन एक प्रतिक्रिया है, मान लीजिए जो एक कंपनी, मान लीजिए कोई कंपनी है, उस कंपनी के अंदर जितने कर्मचारी हैं और वो किस तरीके से एक साथ मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, एक योजनाबद्ध तरीके से तमाम चीज़ें होती है। एक प्रणाली के रूप में संगठन एक प्रणाली के रूप में भी देखा जाता है। प्रणाली की अवधारणाएं यह मानती हैं कि संगठन घटकों से बने होते हैं और जिसमें प्रत्येक के अपने विशिष्ट गुण, क्षमताएं, परस्पर संबंध होते हैं। देखिए संगठन को चलाने के लिए मैंने कहा कि अगर मैं गुणों की बात करूं, इसकी विशेष क्षमता होती है। कोई अच्छा वक्ता होता है, कोई अच्छे धरातल पर कार्य कर लेता है, किसी की क्षमताएं अच्छी होती हैं परस्पर संबंध बनाने की, तो एक प्रणाली के घटक के तत्व के रूप में होते हैं। और ये जटिल भी होते हैं ये, और साथ ही एक दूसरे के साथ क्या होता है, संपर्क में भी रहते हैं और एक दूसरे द्वारा किए गए कार्यों को दूरगामी प्रभाव भी देखने को। कोई व्यक्ति होता है, मान लीजिए ग्राम पंचायत स्तर पर जैसे ग्राम प्रधान के द्वारा जो संगठन बनाए जाते हैं, युवा मंगल दल बनाए जाते हैं, या फिर कहें ग्राम समूहों में अलग अलग दलों का संगठनों का निर्माण किया जाता है, तो ये मिलकर एक क्रियात्मक संरचना को तैयार करते हैं जो दूरगामी प्रभावों को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब चौथा देखिए, संगठन को व्यक्तियों के समूह के रूप में देखा जाता है। संगठन को प्रायः व्यक्तियों के समूह के रूप में, कोई भी संगठन बनेगा व्यक्तियों के ही समूह या व्यक्तियों के ही द्वारा बनाया जाता है, उसके रूप में देखा जाता है, जो निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अपने प्रयासों को योगदान करते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी
सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपके सामने रखूँगा कि बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा संगठन के तौर पर कार्य करती हैं जो कहीं ना कहीं अपनी वर्चस्वता को बनाए रखने के लिए क्या करती है, संघर्ष करती है। वो जमीनी स्तर पे कहे या फिर आपके साथ ही राज्य स्तर पे कहे या फिर राष्ट्रीय स्तर पे कहे या ब्लॉक स्तर पे कहे या जनपद स्तर पे कहे, तो वो लगा रहता है और अपने लक्ष्यों को, ये उनका मेन उद्देश्य होता है कि इस फलाने फलाने राज्य में हम अपनी सरकार को स्थापित करें। तो ये संगठन के ही द्वारा व्यक्तियों के समूह के रूप में किया जाता है। अब देखिए कुछ परिभाषाएं, संगठन की कुछ परिभाषाएं होती हैं, कुछ परिभाषाएं मैं आपके सामने रख रहा हूँ, पूछी जा सकती हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संगठन को व्यक्तियों के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पहली तो परिभाषा है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा है, जो किसी निश्चित या सामान्य उद्देश्य की परिपूर्ति या कार्यकारी नेतृत्व के निर्देशन में सहयोग करता है। किसने कहा? तो किथ डेविस के द्वारा ये कहा गया है। तो क्वेश्चन बनेगा, तो इस तरीके से अगर पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये डीपली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संगठन को व्यक्तियों के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, किसने कहा है? तो ये किथ डेविस हैं, तो उनके द्वारा कहा गया, चाहे संगठन बड़ा हो या छोटा हो, और निश्चित सामान्य उद्देश्यों की परिपूर्ति। अगर कोई बड़ा संगठन है उसका भी कोई उद्देश्य होता है, छोटा संगठन होता है तो उसका भी अपना एक लक्ष्य, टारगेट होता है, और जो सामान्य उद्देश्यों की परिपूर्ति के लिए और कार्यकारी नेतृत्व के दिशा निर्देश में सहयोग करता है। अब दूसरे परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं तो ये कहता है संगठन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के सहकारी गतिविधियों की प्रणाली है। ये चैटर्स बर्नार्ड है। तो इनके द्वारा कहा गया, देखिए जो समूह होता है या संगठन होता है, संगठन एक व्यक्ति द्वारा निर्मित नहीं किया जा सकता है। संगठन एक व्यक्ति के द्वारा या कहें एक अपने आप में एक व्यक्ति संगठन नहीं होता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों की जब सहभागिता बढ़ती है तो उसमें जब गतिविधियां होती है तो वो संगठन का कहीं ना कहीं एक स्वरूप ले लेता है, तो उसको हम संगठन के रूप में देखते हैं। अब संगठन एक सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मानव संघ के रूप में है। देखिए ये तीसरा, अगर मैं कहूँ संगठन क्या है, एक सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मानव संघ का स्वरूप है। ये किसने कहा है? ये कौन सा वो दार्शनिक है, ये कौन सा विद्वान है जिसने संगठन को परिभाषित किया? संगठन एक सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानव संघ का स्वरूप है। मूनी रीली ये है, इनके द्वारा ये कहा गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इतना समझ लीजिए। आप ये मत सोचिए कि आप ऊपर ही पढ़ते जाओगे, तो ऐसा नहीं है। आपको विस्तार से गहराइयों से पढ़ना पड़ेगा। बहुत से अभ्यर्थी इस वीडियो को बीच में छोड़ के चल देंगे और कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो इसको पूरी तरीके से देंगे। जो अभ्यर्थी से पूरा देख रहे हो तो निश्चित रूप में आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ना किसी कोचिंग सेंटर में जाने की ज़रूरत है, ना ही आपको किसी लाइब्रेरी में बैठने की ज़रूरत है। अगर आप ध्यान मग्न होकर अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके सारे डाउट यहाँ पर मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। अगला जो परिभाषा है, संगठन किसी मान्य सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों की परिपूर्ति के लिए विशिष्ट भागों और सामंजस्यपूर्ण समायोजन है। ये किसने कहा? ये हैनी द्वारा कहा गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा, कभी क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भैया आपका ये मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया है कि संगठन सामान्य उद्देश्यों या उद्देश्यों की परिपूर्ति के लिए विशिष्ट भागों या सामंजस्य समायोजन है। ये किसके द्वारा कहा गया है? यहाँ पर आपका किथ डेविस दिया जाता है, मुनी या रिली दिया जाता है, या हैनी दिया जा सकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको ही पता होगा, जब आपने पढ़ा होगा तभी आप हैनी को ही संदर्भित करोगे ना। वहाँ पर जब पढ़ाई नहीं है तो आप तुक्के मारोगे। जिस बच्चे का तुक्का सही लग गया तो अच्छी बात है, जिसका नहीं लगा तो उसका माइनस मार्किंग लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले संगठन की परिभाषा को हम देखते हैं। तो अपने व्यक्तित्मक अर्थ और संगठन किसी दिए गए उद्यम उपस्थिति विभिन्न कारणों के बीच संबंधों को संदर्भित करता है। कारखाना संगठन मुख्य कारखाने के भीतर आंतरिक संबंधों को संबंधित करता है, जैसे कार्मिकों को व्यवस्था, मशीनों के समूहीकरण या फिर सामग्री नियंत्रण जिम्मेदारी। समग्र रूप से दृष्टिकोण से अगर देखें तो संगठन किसी उद्यमी विभिन्न कारकों के बीच से संचालित होती है। तो ये किसने कहा? रिप्ले द्वारा ये कहा गया है। ठीक है, तो ये वाला तो नहीं पूछा जा सकता, जो आपके वन लाइनर टाइप के जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि संगठन की आवश्यकता और महत्व की क्यों जरूरत पड़ती है, हम क्यों करते हैं। ठीक है, अमेरिका के एक बहुत प्रसिद्ध उद्योगपति हुए हैं एंड्रयू कार्नेगी के हैं। तो जब इन्होंने अपनी कंपनी यूनाइटेड स्टेट स्टील कॉर्पोरेशन बेची तो उन्होंने संगठन में अपना विश्वास दिखाते हुए कहा कि हमारे कारखाने हमारे
संयंत्र या हमारे परिवहन के संसाधन या हमारा पैसा छीन लीजिए, हमारे संगठन के अलावा कुछ नहीं छोड़िए। तो जब ये कंपनी थी यूनाइटेड स्टेट स्टील कॉरपोरेशन बेची, तो उन्होंने ये कहा कि अपना व्यक्तित्व या कहीं नामना वाक्य ये कहा, एक शब्द ये बोले थे उन्होंने कि हमारे कारखाने हो गए, हमारे जो संयंत्र जो मशीनें हैं और जो हमारे परिवहन के संसाधन हैं और जो हमारा पैसा आप छीन लीजिए भले ही, और हमारे संगठन के अलावा कुछ मत छोड़िए, हमें सिर्फ हमारा संगठन दे दीजिए। जो हमारी जो बॉडी है जिसको लेकर आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो वो संगठन के अलावा कुछ नहीं छोड़िए और हम बेहतर कारखाने स्थापित करेंगे। तो कहने का मतलब है कि हम संगठन से किसी भी कार्य को संपादित कर सकते हैं, उसमें उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। मान लीजिए आपने बचपन में बहुत ये कहानी सुनी होगी, आपके माँ बाबू ने भी इसे सुनाया होगा, आपके दादा दादी ने भी सुनाएगा, आपकी बहनों ने भी आपको कहा होगा। जब एक जो लकड़ी आपके सामने अगर रख दी जाए, अगर मैं कहता हूं कि इस लकड़ी को तोड़िए, तो आप आसानी से एक लकड़ी को तोड़ दोगे। अगर मैं आपको सामूहिक रूप में अगर लकड़ियों का एक गट्ठा या कुछ लकड़ियां आपके सामने रख दूं, तो आपके पसीने छूट जाएंगे उसको तोड़ने में। तो कहने का मतलब है कि जब संगठन होता है तो मजबूती के साथ वो बना रहता है, और एकात्मकता जो होती है वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती है, वो ध्वस्त हो जाती है। कहने का मतलब है कि जब कारखाने में जब हमारे संगठन जब कार्य करता है, ये हमारे संगठन के अलावा हमें कुछ नहीं छोड़िए, और हम अपने संगठन के बलबूते बेहतर कारखाने स्थापित करेंगे। और सदियों से और जीवन के सभी क्षेत्रों में संगठन एक महत्वपूर्ण भूमिका रहा। अगर हम कालांतर की बात करें, चाहे अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें, फिर ऐतिहासिक काल की बात करें, या फिर मध्य ऐतिहासिक काल की बात करें, या आधुनिक काल की बात करें, तो हमें एक पैटर्न हमें देखने को मिलता है। सभी जगह सामूहिक रूप में प्रतिभागिता रही है, या कहें समूह में जब किसी व्यक्ति द्वारा कार्य किया जाता है तो उसकी सफलता होने की उम्मीदें प्रबल हो जाती हैं। देखिए, हमने प्रागैतिहासिक काल का मैंने आपके सामने जिक्र किया, क्योंकि इसलिए कर रहा हूँ कि जिस समय प्रागैतिहासिक काल में जो हमारे आदिमानव थे, हमारे जो पूर्वज रहे हैं, तो जब वो शिकार के लिए जाते थे, जब किसी शिकार को जब घेरा करते थे, एक व्यक्ति विशेष द्वारा जब शिकार की जब संभावनाओं की बात करते हैं, तो 99% वो शिकार उसका विफल होता है, तो 0.1% उसका क्या होता है, तो शिकार में वो सफलता हासिल करता है। जब हम सामूहिक रूप में संगठन बनाकर जब हम किसी लक्ष्य की परिपूर्ति या किसी उद्देश्य के लिए जब हम निकलते हैं, जब हम शिकार में निकलते होंगे, वो तब उसकी जो शिकार की जो क्षमताएं हैं, जो घेरने की प्रवृत्ति है, एक गोल घेरा जब हम संगठन को क्रियात्मक तौर पर, तो हम शिकार को सफलतापूर्वक कर लेते हैं। तो यही जो रणनीति है संगठन को मजबूत बनाता है। तो इसीलिए जो अमेरिका के जो प्रसिद्ध उद्योगपति थे एंड्रयू कार्नेगी जो थे, इन्होंने ही ऐसा ही कहा था कि हमारे कारखाने छीन लीजिए, हमारे संयंत्र छीन लीजिए, हमारा परिवहन का संसाधन छीन लीजिए, हमारा पैसा छीन लीजिए, मगर हमारा संगठन हमें छोड़ दीजिए, हमारा संगठन हमें इसके अलावा कुछ नहीं छोड़िए, हमारा संगठन हमें दीजिए। हम अपने बलबूते संगठन के बलबूते बेहतर कारखाने स्थापित करेंगे। और ये सदियों से, जैसे मैंने कहा कि प्रागैतिहासिक काल से हम बात करें, तो सभी संगठनों को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और संगठन के महत्व को बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर आपके संगठन का महत्व नीचे बताया गया है। तो संगठन किस तरीके से होता है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो अब मैं बात कर रहा हूँ कि संगठन किस तरीके से कार्य करता है, संगठन के क्या क्या महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, या क्या उसके कौन कौन से पॉइंट होते हैं जिससे कि हम बेहतर तरीके से करते हैं। जब हम किसी संगठन को बनाते हैं, तो उसके उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एक उपकरण हमारा सामने होता है। किसी उद्यम के उद्देश्य की परिपूर्ति हेतु प्रबंधन के हाथों में संगठन का महत्वपूर्ण उपकरण होना चाहिए। ठीक है, पहला। दूसरा है कि जो प्रशासन और प्रबंधन को सुगम बनाना होता है। एक दृढ़ संगठन कार्यकुशलता बढ़ाता है और कार्य के दोहराव से क्या करता है, ये बचाता है, और कार्य में देरी से बचाता है, कार्य को बेहतर तरीके से करने का प्रबंधकीय कौशल में सुधार लाता है, और कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों के पालन के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित करता है। ये क्या करता है, सुगम बनाता है किसी चीज़ को। तीसरा बिंदु है कि ये कहता है कि मानव संसाधन का उपयोग सुनिश्चित करना होता है कि अच्छा, अगर हम कोई एक संगठन बना रहे हैं, तो उसमें हमारा जो मानव संगठन है, जो हमारा वर्कर हैं, वो अच्छे होने चाहिए, अच्छा संगठन होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए, उनमें ज्ञान होना चाहिए, उनको क्षमताओं के बारे में पता होना, किसी कार्य को किस तरीके से करते हैं, अपनी लिमिट तक उसको ले जाएं, और जो कार्य करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनके दृष्टिकोण वाले व्यक्तियों की स्थापना करता है। कौन करता है, ये मानव
संसाधन या उसके उपयोग में करता है। ठीक है, अब ये बात करते हैं रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। देखिए ये सुविचारित है, और सुविचारित मतलब एक अच्छा संगठन जो सुसज्जित है और व्यापार संगठन संरचनात्मक सोच और नए विचारों की शुरुआत का स्रोत होता है। ठीक है, अब पांचवा आप देखिए भ्रष्टाचार को रोकता है। अगर आपने एक चीज आपने पढ़ी होगी, जब हमारे भारत में जब मुगल काल का अंत हुआ या कहें 16वीं शताब्दी में जब ब्रिटिशर आए थे, तो उन्होंने यहाँ पर जिस तरीके से कंपनी के शासन को स्थापित किया, कंपनी को स्थापित किया, तो आपने देखा होगा कि कंपनी के अंतर्गत जितने भी पदाधिकारी रहे हैं ब्रिटिशरों के, तो उन्होंने अपने निजी स्वार्थों के लिए कंपनी का दोहन शुरू करा। जब किसी कंपनी में यदि भ्रष्टाचार होता है तो कंपनी का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। तो बेसिकली ब्रिटिश पार्लियामेंट में जिस तरीके से अलग अलग एक्ट आए, या कहें जिस तरीके से ब्रिटिश महारानी क्राउन ने अपने हाथों में कंपनी का शासन लिया, जिस तरीके से कंपनी के दिशा निर्देश मिले, और साथ ही इसीलिए भारत में 300 सालों तक ये अपना साम्राज्य को स्थापित कर पाए। तो भ्रष्टाचार को रोकता है। उद्यम में संगठन का अभाव होता है, अक्सर क्या होता है भ्रष्टाचार की समस्या बनी रहती है, और सुदृढ़ संगठन कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाकर भ्रष्टाचार को रोक दे में मदद। हम ऐसे कर्मचारियों को मैनिपुलेट करते हैं कि भ्रष्टाचार से आपका अहित होगा, आपकी नौकरी जा सकती है, और अधिक से अधिक आप लोग क्या करें, भ्रष्टाचार के प्रति जो उसके रोकथाम के लिए प्रयास करें, और परिणाम स्वरूप कर्मचारी अधिक दक्षता, प्रतिबद्धता, ईमानदारी से काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य क्या, जो संगठन है, संगठन के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, तो भ्रष्टाचार को यदि हुआ तो संगठन को दीमक की तरह वो खा जाएगा, और भ्रष्टाचारियों को उससे बाहर निकालना है। और कर्मठ, ईमानदार, कौशल, ज्ञान से संबंधित ओतप्रोत ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति करें, और ईमानदार से काम करने के लिए हम कहीं ना कहीं अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करें, ये इसका उद्देश्य होता है। अब देखिए छठा नंबर है उद्यम के विकास को बढ़ावा। अच्छा संगठन न केवल विकास में बल्कि उद्यम के विस्तार में और विविधीकरण में भी महत्वपूर्ण। देखिए अगर आपके संगठन में अच्छे कर्मचारी हैं, या फिर बात करूं मैं तो अगर अच्छे कर्मचारी हैं, संगठन को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप में आपका जो संगठन है, जो उद्यम है, वो विस्तार पाएगा, और साथ ही उसके विविधीकरण में अगर बात करें तो उसमें भी वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाओं को निर्वाह करते हैं। तो यही तो संगठन की खूबसूरती है। संगठन का मतलब ही ये होता है कि आप एक साथ मिलकर कार्यों को संपादित करें, और संगठन को आगे बढ़ाने का दायित्वों को भी अपने अपने तरीके से उनको पालन करें। अब बात करते हैं प्रयास और ओवरलैपिंग और दोहराव समाप्त। ठीक है, ये क्या होता है, इसको भी समझने का प्रयत्न करेंगे। ये क्या होता है, ऐसी स्थिति जहां कार्य का वितरण स्पष्ट रूप से निर्धारित ना हो, और साथ ही अव्यवस्थित ढंग से किया जा रहा हो, प्रयास का दोहराव और ओवरलैपिंग होगी। और एक अच्छे संगठन के लिए आवश्यक है कि कर्मचारियों के बीच वितरण स्पष्ट हो, और इसीलिए ओवरलैपिंग और साथ ही दोहराव समाप्त। कहने का मतलब है जब प्रयास हमारे हैं, ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है कि दोहरा समाप्ति क्या होता है, मान लीजिए आप कंपनी में, मैंने आपको कंपनी में कार्य दिया है, मैं कहता हूं कि प्रोडक्शन लाइन में ये इतने बंदे होंगे, और दूसरे बंदे मशीन के साथ खड़े होंगे, और तीसरे बंदे जो मेन प्रोडक्शन हाउस है वहाँ पर रहेंगे, और वहाँ पर फिलिंग में वो रहेगा, और इकट्ठा करने वाले वो रहेंगे। तो अब मैं इस तरीके से अगर कार्यों को विभाजित कर दूं, तो आपकी जो ये ओवरलैपिंग हो रही है वो सारी समाप्त हो जाएंगी। कोई बंदा अभी मान लीजिए कंपनी या किसी संगठन में जिला अध्यक्ष के पद में है, या फिर ब्लॉक अध्यक्ष के पद में है, अगर वो सोचता है कि मैं जिला अध्यक्ष के पद में हूँ, या मैं राज्य के जो कंपनी के हैं, जो संगठन है, संगठन के उच्च पदों में अपने आप को लेकर चलता है, या फिर जो कार्य करता है वो सोचता है कि मैं उपाध्यक्ष पद पे हूँ, या इस तरीके से हो, तो फिर संगठन का सही तरीके से सुचारू रूप से संगठन कार्य नहीं कर सकता। तो वो भी जो कार्य करता है वो भी अपने आप को ऊपर समझ रहा है। जो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, जो पदों पे जो बैठे हैं, तो वो सोचता है कि मैं ऊपर वाले पदों में चलूं। तो कहीं ना कहीं जब मैनेजमेंट सही नहीं होता है तो ओवरलैपिंग का खतरा होता है, और घाटे का सौदा होना शुरू हो जाता है, या कहते हैं संगठन का विनाश होना शुरू हो जाता है, या कहें फिर आपके बीच में बात जो या कर्मचारियों के बीच ओवरलैपिंग का खतरा और अधिक बढ़ जाता है। अपने अपने अनुसार सब व्यक्ति कार्य करता है, कभी मन चाहे यहाँ कार्य करे, कभी मन चाहे वहाँ कार्य करा, तो इस तरीके से नहीं होता है संगठन में कार्य। या कहें कंपनी की अगर मैं बात करूं, यदि आप
एक संगठन को अच्छे तरीके से कर्मचारियों के बीच जो विवाद हो रहा है, या फिर कहें जो कंपनी के जो कर्मचारी हैं, किसी कंपनी कर्मचारी को अगर नियुक्त कर रहे हैं तो उसके पदों के आधार पर ही तो नियुक्त कर रहे हैं। अगर आपने देखा होगा विभागों में जो पद आते हैं, मान लीजिए अभी आप लोग प्रवक्ता भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रवक्ता भर्ती में आपका सिलेक्शन हो गया, आप चाह रहे हो कि सीधे आप प्रवक्ता के पद पर निकल के इसको विद्यालय में गए, तो आप प्रधानाध्यापक अपने आप को समझ बैठे। तो अगर आप प्रधानाध्यापक, अगर हर लेक्चरर ये सोचेगा मैं प्रधानाध्यापक हूँ, तो विद्यालय का माहौल ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा, और वो हर कोई अपनी चीज़ों को ये लेके चलेगा मैं ही ऊपर हूँ, मैं ही हूँ, तो ओवरलैपिंग होने शुरू हो जाएगी और कार्यों को जो प्रयास है वो खराब हो जाएंगी। और अच्छा संगठन क्या होता है, जो वहाँ पर प्रधानाध्यापक है, जो लेक्चरर है अपना कार्य है, जो एलटी में जो शिक्षक हैं, जो प्राथमिक में जो शिक्षक है, कर्मचारी का अपना कार्य है, और साथ ही जो पियोन है उसका अपना कार्य है, ठीक है। ये सभी चीज़ें अगर चलेंगे तो सारी ओवरलैपिंग है, जो दोहराव है वो समाप्त हो जाता है। ये मैंने संक्षिप्त में आपको समन्वय की बात करता है। समन्वय क्या होता है, संगठन के संचारात्मक संबंधों द्वारा विभिन्न कार्यों और पदों पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और संगठनात्मक गतिविधियों के समन्वय को क्या करते हैं, उसमें संतुलन। देखिए कोई मार्गदर्शक की अगर मैं कहें समन्वय का बेसिकली मैं कहें तो कोई किसी चीज़ को रन कर रहा है या किसी चीज़ को लेके चल रहा है, या मैं कहें या मार्गदर्शक के तौर पे भी हम उसको समझ सकते हैं कि जब कोई जो संगठन होता है उसके रचनात्मक संबंधों की कार्यों को देखता है कि कौन किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और संगठन के जो क्रियात्मक कार्य होते हैं वो जो उनकी गतिविधियाँ अलग अलग गतिविधियों में हर व्यक्ति को अलग अलग दायित्वों को दिया जाता है, और इस चीज़ से हर कोई अपना संतुष्ट होता है, ठीक है। ये नहीं कि भैया संगठन को बिखराव से बचाने का कार्य करो। ये तो मैंने आपको इतना सारा बता दिया। अब बात करेंगे संगठन के सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। प्रत्येक संगठन के कार्य को समय या फिर व्यवस्थित रूप से पूरा करने हेतु तकनीकों या फिर सिद्धांतों को अपनाना आवश्यक होता है, और इस प्रकार के ये सिद्धांत किसी संगठन की सफलता और असफलता के निर्णायक कारक होता है। देखिए संगठन के जो सिद्धांत है, हम सिद्धांतों पर चलते हैं। अगर कोई सिद्धांतों के आधार पर अगर कोई कंपनी या संगठन चलता है तो वो निश्चित रूप में अपने जो उद्देश्यों को प्राप्त करती है। अगर कोई संगठन के जो सिद्धांतों के या कहें उसके गाइडलाइन या कहें उसके नियम कानून के अनुसार नहीं चलता है तो वो असफलता के निर्णायक या कहें उसके भुक्तभोगी वो बन जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर संगठन के सिद्धांतों। हमने यहाँ पर आपको बात क्या करी, यहाँ पर हमने आपके सामने जो रखे संगठन के महत्वों को हमने आपके सामने रखा। अब मैं यहाँ पर आपके सामने संगठन के सिद्धांतों को रख रहा हूँ। तो पहला उद्देश्य का सिद्धांत है, सभी उद्यम चाहे बड़े हो छोटे हैं, केंद्रीय हो या उद्देश्य निर्धारित करते हैं। संगठन के प्रत्येक तत्व और समग्र संगठन को क्या करते हैं, जो उद्यम द्वारा उसके जो केंद्रीय उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करना होता है। और विशेषज्ञों का सिद्धांत है, कार्य की सटीकता और विभाजन को सुगम बनाने के लिए हमें क्या करता है, जो सिद्धांतों के अनुरूप कर्मचारियों के बीच कार्यों का विभाजन करना होता है। उनके क्या कौशल हो गया, उसमें ज्ञान हो गया, उनकी क्षमता के अनुरूप उनको कार्य किया जाता है। देखिए किसी कार्यालय में अगर आप गए होंगे, विजिट किया होगा आपने, वहाँ पर एक अधिकारी होता है, उसके बाद उसके प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, फिर उसके सहायक प्रशासनिक अधिकारी होता है, फिर लेखाकार होता है, फिर सहायक लेखाकार होता है, फिर बाबू होता है, फिर एक कनिष्ठ लिपिक होता है, फिर आपके डिस्पैचर होता है, फिर वहाँ पर फोर्थ क्लास। तो हर किसी का काम यहाँ पर क्या है, विभाजित हुआ है। तो इस तरीके से उसके ज्ञान, उसकी क्षमता, उसकी रुचि के आधार पर ये होना चाहिए, और इससे विशेषताओं को बढ़ावा मिलेगा और कार्य कुशलता गुणवत्ता में वृद्धि होगी, और संसाधन की बर्बादी भी कहीं ना कहीं रुक जाएगी। अब इसके अलावा सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांतों को कभी कभी चेन कमांड भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेन कमांड किसे कहते हैं, तो ये इसके बारे सिद्धांतों को ही कहा जाता है। सॉरी, संगठन के ऊपर और नीचे तक अधिकार की जो स्पर्श रेखा होनी चाहिए, और संगठन सभी व्यक्तियों को जोड़ती हैं। देखिए जो चेन कमांड की अगर मैं बात करूं, जो किस तरीके से, देखिए आपने देखा होगा, चाहे आपने आरसीएम करा हो या अलग अलग जैसे चेन बनाते हैं ना, आपने देखा होगा कि एक चेन बनती है, वो भला काम करेगा, भला काम करेगा, भला काम करेगा, भला काम करेगा, भला काम करेगा। हर किसी स्टेप में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से लाभ होता है, तीसरे व्यक्ति को चौथे व्यक्ति से लाभ होता है, तो हर व्यक्ति उसमें लाभ का हिस्सेदारी होता है। तो इसी प्रकार से संगठन में भी सभी व्यक्तियों को जोड़ती हुई चलती है। अधिकार का सिद्धांत क्या होता है, यहाँ पर देखिए, अधिकार सिद्धांत या अधिकार संगठन संरचना का महत्वपूर्ण घटक होता है। यह वह उपकरण है जिसके द्वारा प्रबंधन एक ऐसा वातावरण बनाता है जहां व्यक्ति अधिक कुशलता से कार्य कर सके। ठीक है, ये याद रखिए। हम बात करते हैं, हमें अपने अधिकार, हमारा अधिकार ऐसे होना चाहिए जो उस जगह पर अपनी महत्वता को भी दर्शा सके। ठीक है, अब यहाँ पर पांचवा कह रहे हैं नियंत्रण अवधि का सिद्धांत। ये
सिद्धांत बताता है कि एक वरिष्ठ को रिपोर्ट करने वाले अधीनस्थ संख्या की एक सीमा होती है। देखिए आपका ऊपर जो अधिकारी है वो आप अपनी उसको रिपोर्टिंग करेंगे, कितना प्रोडक्शन हो गया, कितना चीज़ें हमें प्राप्त होगी, वो इसके आधार पर ये होते हैं। और अधिक लोगों को पर्यवेक्षक परेशानी और भ्रम पैदा कर सकता है। यह वरिष्ठ अपने प्रत्येक अधीनस्थ पर्यवेक्षकों के करने के लिए समय नहीं निकाल पाता, संरचना जटिल हो जाती है। और साथ ही अगर मैं बात करूं, ये नियंत्रण कई अवधि में ये इस बात पर निर्भर करती हैं कि नियमित कार्यों में लगे और एक ही कमरे में काम करने वाले लोगों की संख्या बड़ी और अधीनस्थ पर्यवेक्षकों को आसान करना और दूर दूर तक फैले अधिक विजित और विशिष्ट कर्मियों को परिप्रेक्ष्य में करना कठिन होता है। तो बेसिकली ये ज़्यादा नहीं है, इसको जो महत्वपूर्ण है उसको देखिए। अब हम कहते हैं कि आदेश की एकता होने की सिद्धांत की बात करें तो ये सिद्धांत मूलतः दोहरी रिपोर्टिंग से बचाने के बारे में है। यह कहता है कि संगठन में कार्यरत कर्मचारी केवल एक ही बॉस की निगरानी में रहना चाहिए। यह सिद्धांत जो निर्देशों के टकराव की संभावनाओं को समाप्त कर देता है, काम के प्रति व्यक्तिगत की जिम्मेदारी को बढ़ा देता है। देखिए अगर मान लीजिए किसी कार्यालय में 2 अधिकारी नियुक्त हो गए, मान लीजिए 2 पल के लिए, और एक कर्मचारी लिमिटेड है। एक अधिकारी बेल बजाता है, वो कहता है कि फलाने व्यक्ति को मेरे पास भेजिए, उससे रिपोर्टिंग लेनी है। उसी समय दूसरा अधिकारी बेल बजा देता है, वो कहता है कि फलाने व्यक्ति उसी व्यक्ति को मेरे पास भेजा। तो उस समय क्या होता है, टकराव की स्थिति बन जाती है। वो कहता है कि तू भी तो वही अधिकारी है, मैं भी वही अधिकारी हूँ, तो पहले मेरे पास आना चाहिए। वो कहेगा मेरे पास आना चाहिए। इसीलिए विभागों में विभागाध्यक्ष एक होता है, इसीलिए एक विभागाध्यक्ष के अंतर्गत वो सारे कर्मचारी कार्य करते हैं, जिससे कि संतुष्टता बनी रहती है, उसकी जवाबदेही सुनिश्चित हो जाती है और जो टकराव की स्थिति होती है वो उससे बच जाते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए। और परिभाषा का सिद्धांत अगर बात करें, इसको भी थोड़ा देख लीजिए। संगठन में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारियों, उसके कर्तव्य, औद्योगिकरण और संगठन की संरचना और अन्य नौकरी पदों के संबंधों के बारे में जागरूक होना चाहिए। ये परिभाषा है सिद्धांत संगठन की। अगर किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है तो उसको अपने कार्यों की, अपनी पटल की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए और उस संगठन के संरचनात्मक कार्य के भीतर उसका अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। और क्रियात्मक गतिविधि में भी विभाजन किया जा सकता है। प्रत्येक समूह के लिए एक उद्देश्य, ये अगर मैं कहूँ तो ये जागरूकता के संबंध है, ये नौकरी पदों पर भी ये होता है। दिशा की एकता की अगर बात करूँ, सिद्धांत है किसी संगठन के अस्तित्व का मूल उद्देश्य उसके उद्देश्यों की प्राप्ति करना होता है। जब हम किसी संगठन की बात करते हैं, उसका मेन उद्देश्य होता है कि अपने टारगेट को हिट करना होता है, अपने उद्देश्यों की परिपूर्ति करना होता है। उसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि क्रियात्मक गतिविधियों में उसका विभाजन किया जाना चाहिए। प्रत्येक समूह के लोगों के लिए एक उद्देश्य और एक योजना बनानी चाहिए। देखिए आप अगर हम देखें क्रिकेट की अगर बात करें, आप लोग क्रिकेट के बहुत बड़े प्रशंसक होंगे। एक कप्तान होता है, कप्तान के रणनीति के दिशा निर्देशों के आधार पर पूरी टीम कार्य करती है और दिशा निर्देश मिलने पर क्या करती हैं, कार्य में जो करते हैं उसमें सफलताएं हासिल होती हैं। अगर मैं कहूँ जो क्रिकेट के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो कैप्टन कूल की अगर मैं बात करूँ तो जिस तरीके से वो टीम इंडिया को लीड करते हैं, अपनी रणनीति या कहें गतिविधियों में जिस तरीके से विभाजन करते हैं और वो प्रत्येक समूह के जो खिलाड़ी होते हैं उनको उद्देश्य, उनकी एक योजना बनाते हैं, किस बल्लेबाज को किस तरीके से आउट करना है, कितने ओवर में हमें कितने विकेट झटकाने हैं और इस टारगेट को किस तरीके से अचीव करना है। तो वो क्या करते हैं, बल्लेबाजों को उनके क्रम ऊपर नीचे भी वो भेज देते हैं। अगर लगता है कि ये बॉलर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे, इसकी उसमें ज़्यादा रन पिटेंगे, तो वो उसकी गति जो रणनीति है योजनाओं को भी वो चेंज कर देते हैं। तो ये एक दिशा होती है, एक दिशा जब हमें प्राप्त होती है तो उसके बलबूते ये चीज़ें संपन्न होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्राधिकार और उत्तरदायित्व की समानता का सिद्धांत है। ये कहता है कार्य की निष्ठा निष्पादन की जिम्मेदारी जिम्मेदारी के साथ साथ कार्य के संसाधनों को नियंत्रण करने और उनके निर्देश करने का प्राधिकार होना चाहिए। संगठनात्मक का उद्देश्य सर्वोच्च सिद्धांत होता है। संगठनात्मक जो कोई संगठन हो उसको लक्ष्य होते हैं, उद्देश्य होते हैं। संगठन के भीतर किस तरीके से प्रचार किया जाना है, ये आपने बीजेपी के से सीख लिया होगा। योगदान देने वाले लोगों को ये समझाना चाहिए कि उनके भी उद्देश्य इस
संगठन में महत्वपूर्ण है, वो मूल्यवान है, उनके जो कार्य हैं वो संगठन को कहीं ना कहीं मजबूत देते हैं, उनकी भी प्राथमिकता इस संगठन में है। ठीक है, ये तो मैंने आपको संगठन के जो संगठन है, संगठन के बारे में मैंने आपको पूरी तरीके से आपको बता दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और इससे संबंधित मैं आगे आप लोगों के सामने, ये देखिए मैंने आपके संगठन से संबंधित यहाँ पर MCQ भी निर्धारित बनाए हुए हैं, जो 1 से लेकर 100 तक कि मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने बनाए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि मैंने संगठन की अगर मैं बात करता तो उसके एक्सप्लेनेशन भी आपके सामने कहें, तो कोई उत्तर है तो उसकी व्याख्या भी आपके सामने मैं उसको करूँगा। तो अगले वीडियो आपके कहने पर ही मैं इसको बनाऊंगा। आप ये कहें MCQ पर आधारित रहेगा। हमने संगठन पढ़ लिया तो आप इसी तरीके से अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करें। अगर लेक्चर की तैयारी करें, हमारा एक टॉपिक हो गया तो उससे संबंधित प्रश्नोत्तरी भी आपके साथ करते हुए चलेगा, तो निश्चित रूप में अगर आप ऐसा करोगे तो आपको कोई भी बीट नहीं कर सकता, तो सफलता आपकी कदम चूमेगी। तो निश्चित रूप में आप विजयी होंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।